नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और आज इंडियन नेवी की तरफ से काफ़ी सारे अपडेट सामने आए क्योंकि रिसेंटली इंडियन नेवी के चीफ का एक इंटरव्यू लिया गया था जिसमें काफ़ी सारे सवालों का जवाब सामने आया है। इनमें से पहली मेजर अपडेट की बात करें तो ये इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके। अब एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके पिछले कुछ सालों में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन सामने आए थे, जिसमें पहले तो ये बताया जा रहा था कि पहले हमें एक तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना चाहिए या फिर एक न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट को बनाना चाहिए। अब इसके बाद ये सवाल आने लगा कि अभी हमको जो तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है, इसको पहले की तरह एक 65,000 टन क्लास की कैरियर के तौर पर डेवलप करना चाहिए या फिर इसकी डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए। अब इन सब के बीच जब INS विक्रांत को इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया था तो कोचिन शिपयार्ड की तरफ से ये प्रपोजल दिया गया था कि अगर इंडियन नेवी की तरफ से अभी INS विक्रांत क्लास की एक और वेसल को यानी कि सिस्टर वेसल को ऑर्डर किया जाता है तो बस 4 से 5 साल के अंदर वो इंडियन नेवी को एक ऐसी वेसल को डिलीवर कर सकते हैं। अब इनिशियली इसमें नेवी की तरफ से कोई खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं गया था और नेवी का ये कहना था कि वो विक्रांत क्लास की सिस्टर शिप को ऑर्डर करना नहीं चाहते और हमारा जो तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो एक डिफरेंट कैरियर होने वाला है जिसका डिस्प्लेसमेंट और डिज़ाइन थोड़ा अलग होने वाला है। लेकिन अभी शायद नेवी की तरफ से अपना मन थोड़ा सा बदला जा रहा है क्योंकि इस प्रपोजल को लेके नेवी थोड़ा सीरियस होने लगा है। इसके पीछे 2 मेजर कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि INS विशाल को बनाने के लिए कम से कम $17 बिलियन की जरूरत पड़ सकती है, जो कि फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से नेवी को एलोकेट नहीं किया जा रहा है और बजट की यहाँ पे थोड़ा इशू हो रहा है और उसी वजह से INS विशाल की डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ पा रही। दूसरा मेजर कारण यहाँ पे INS विक्रमादित्य है क्योंकि इसकी जो टोटल सर्विस लाइफ वो करीब 25 साल तक है और उसमें अभी 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर हम अभी से नए कैरियर को अपने सर्विस में शामिल करने की कोशिश नहीं करेंगे तो आगे चल के हम कभी भी 3 ऑपरेशनल कैरियर ग्रुप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। यानी कि जब हम नए कैरियर को इंडक्ट करेंगे तब तक INS विक्रमादित्य रिटायर होने वाला होगा, तो अगेन हमारे पास 2 ही कैरियर बचे रहेंगे। तो इसी वजह से अभी इस प्रपोजल पर विचार किया जा रहा है कि शायद INS विक्रांत क्लास की एक सिस्टर वेसल को अभी इंडक्ट करना चाहिए जिसको बस 4 से 5 साल के अंदर पूरी तरीके से तैयार किया जा सके और 2030 के आसपास हमारे पास 3 कैरियर ग्रुप मौजूद रहेंगे जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए सफिशिएंट होंगे, क्योंकि चाइना के पास भी 2030 के आसपास 4 से 5 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद रहेंगे, तो उनको काउंटर करने के लिए हमारे पास 3 कैरियर मौजूद रहेंगे। लेकिन इसी दौरान जो INS विशाल का प्रोग्राम था उसको टेम्परेरी बेसिस पर यहाँ पे होल्ड पर रखने का फैसला किया जा रहा है और इसके बारे में बाद में कोई डिसीजन लिया जाएगा। अब नेवी का ये कहना है कि वो ये सारे डिसीजन अभी गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ना चाहते हैं कि वो INS विशाल के साथ जाना चाहते हैं या फिर अभी INS विक्रांत क्लास की सिस्टर वेसल को इंडियन नेवी में इंडक्ट करना चाहते हैं। अगला अपडेट C-295 एयरक्राफ्ट की तरफ से। आप सभी जानते हैं कि ऐसे अभी टोटल 56 एयरक्राफ्ट के लिए भारत की तरफ से ऑर्डर को प्लेस किया गया था जो कि हमारी एवरो एयरक्राफ्ट की फ्लीट को रिप्लेस करने वाले हैं और इनको अभी भारत में ही बनाया जाने वाला है जो कि टाटा और एयरबस की जॉइंट फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब इस डील के अंदर टोटल 56 एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर किया गया था जिसमें से पहले 16 तो एयरबस की तरफ से डायरेक्टली सप्लाई किया जाएगा और बाकी 40 को भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन इसके बाद C-295 एयरक्राफ्ट की फॉलोन ऑर्डर मिलने की काफ़ी सारे चांसेस बने हुए हैं, क्योंकि C-295 एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये मीडियम लिफ्ट कैटेगरी का एक एयरक्राफ्ट है जो कि 5 से 7 टन तक की लोड को कैरी कर सकता है और इस सेगमेंट में अभी हमारे पास AN-32 एयरक्राफ्ट मौजूद है जो कि काफ़ी पुराने हो चुके हैं और इनको भी जल्दी ही रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ऐसे में जब अभी C-295 एयरक्राफ्ट को भारत में बनाना शुरू किया जा चुका है तो इनको खरीदना भारत के लिए सबसे आसान होने वाला और सबसे अक्लमंदी की बात होने वाली है। और अभी बताया जाने लगा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी इनको खरीदने के लिए एक इंटरनल डिस्कशन को शुरू किया गया और हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से भी इनको खरीदने का प्लान किया गया और इसको खास करके इंडियन कोस्ट गार्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मॉडिफाई करके इंडियन कोस्ट गार्ड में इंडक्ट किया जाएगा। इसके साथ ही टाटा ग्रुप की तरफ से अभी C-295 एयरक्राफ्ट को बेस करके एक सिविलियन वेरिएंट को भी मार्केट में लॉन्च करने का प्रपोजल दिया जा रहा है जिसे शायद उड़ान स्कीम के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी बीच इंडियन एयरफोर्स का ये भी कहना है कि वो 2030 से 32 के बीच अपनी सभी AN-32 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करना शुरू करने वाले हैं। तो इसी वजह से अभी से एक अल्टरनेटिव की तलाश करना शुरू किया जा रहा है। अभी हम कुल मिलाकर 90 AN-32 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहे हैं जिनको 2030 से 32 के बीच रिटायर करना शुरू कर दिया जाएगा। तो इनको आगे चल के C-295 एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा है और यहाँ पर सिर्फ 90 नहीं बल्कि आगे चल के 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट के लिए भी ऑर्डर किया जा सकता है।
अगला अपडेट भी नेवी की तरफ से है और अभी हम प्रोजेक्ट 75I के बारे में बात करने वाले हैं। अब भारत की नज़रिए से देखा जाए तो अभी तक इस टेंडर में कुछ अच्छा खासा नहीं चल रहा है, क्योंकि इसमें अभी तक हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसे इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाले बस कुछ ही ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर फुलफिल कर रहे थे, और जो कर रहे थे भारत की तरफ से रखे गए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्लॉज को लेकर, ऑफसेट ऑब्लिगेशन क्लॉज को लेकर राजी नहीं हो रहे हैं और वो इस टेंडर से बाहर चले गए हैं। और इसी वजह से अभी बार बार इस टेंडर की डेडलाइन को पोस्टपोन करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी इसमें हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला बस एक ही वेंडर बचा हुआ है जो कि साउथ कोरिया है, लेकिन यहाँ पे सिंगल वेंडर सिचुएशन होने की वजह से टेंडर फाइनल नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से इसकी डेडलाइन को पहले जून से दिसंबर 2022 तक पोस्टपोन किया गया था, और इसमें जिस कंडीशन की वजह से कुछ कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करना नहीं चाह रहे थे उस कंडीशन को थोड़ा इजी किया गया था, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते वो वापस नहीं आए हैं। तो अभी मजबूरी में आके एक बार फिर से इस टेंडर की डेडलाइन को अगस्त 2023 तक पोस्टपोन किया जा रहा है। इनिशियली इसको 2022 की जून में ही फाइनल होने वाला था, लेकिन जर्मनी की तरफ से इससे बाहर जाने के बाद अकेला साउथ कोरिया इसमें बचा हुआ था जो कि हमारी पूरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल वेंडर सिचुएशन हो गया था तो टेंडर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दूसरी तरफ रशिया और फ्रांस की बात करें तो वो भी इस टेंडर से बाहर चले गए थे, क्योंकि वो इसमें क्वालिफाई नहीं कर सकते थे, तो इस वजह से उन्होंने इस टेंडर से बाहर जाने का फैसला किया था। तो अभी इस टेंडर को कब तक फाइनल किया जा सकता है इसका कोई प्रॉपर डेडलाइन यहाँ पे बताया नहीं जा सकता है। अगला अपडेट जोरावर लाइट टैंक को लेके है, जिसे अभी एलएनटी और डीआरडीओ की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है। अब इस टैंक को खास करके इंडियन आर्मी की लाइट टैंक की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है, जो कि करीब 350 के आसपास होने वाले, और इसे हम लद्दाख रीजन में ऑपरेट करना चाहते हैं। और खास करके इन टैंक को चाइनीज टाइप 15 टैंक्स को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है। अब हालांकि इसका जो मेन चेसिस होने वाला है उसको डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए जा रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन मेन बेल्ट टैंक की चेसिस को बेस करके बनाया जा रहा है, लेकिन इसका जो मेन गन होने वाला है या टरेट सेक्शन होने वाला है वो एक इम्पोर्टेड सिस्टम होने वाला है, जिसको ब्रिटेन के कंपनी कॉकटेल की तरफ से सप्लाई किया जाएगा। इसमें हाई प्रेशराइज 105 mm की मेन गन का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि खास करके स्पेसिफिक इंडियन मेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने की काबिलियत रखने वाला है, और इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इसकी मेन गन से फायर किया जा सकता है। इसके लिए अभी अर्जुन टैंक के लिए डेवलप किए जा रहे बैरल लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की एक वेरिएंट को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जो कि कोई भी मीडियम वेट कैटेगरी की मेन बेल्ट टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, फिर आर्मर्ड यूनिट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसमें जो मेन गन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी सेम मेन गन है जिसका इस्तेमाल साउथ कोरिया की K-21 टैंक में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला अपडेट VLSR SAM की तरफ से है। आप सब जानते हो कि अभी अस्त्र मिसाइल को बेस करके भारत की तरफ से एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया जा रहा था, जिसका नाम VLSR SAM बताया गया था। इसको मेनली हमारी बैरक 1 सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया जा रहा था, जिसको इनिशियली नेवी इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन बाद में जब इसके इनिशियल टेस्ट कंप्लीट किए गए थे तो इसके बाद इसके एक एयरफोर्स वेरिएंट को भी डेवलप करने का प्लान किया गया था, यानी कि कैनिस्टर बेस सिस्टम को डेवलप करने का प्लान किया गया था। इसके बाद अभी पता चला है कि डीआरडीओ की तरफ से अभी इसके एक ट्रक माउंटेड वेरिएंट को बनाना शुरू किया गया, और अभी इसके एक 8x2 ट्रक माउंटेड वेरिएंट की फैब्रिकेशन वर्क को डीआरडीओ की तरफ से कंप्लीट किया जा रहा है। अब इसकी रेंज की बात करें तो कुल मिलाकर 40 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। तो इस वजह से कई लोग सवाल करते हैं कि अगर इसकी रेंज 40 किलोमीटर के आसपास की है तो इसको इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट क्यों किया जा रहा है, जबकि सेम रेंज को प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मौजूद है और इसकी कई वेरिएंट हमारे पास मौजूद है। तो फिर यहाँ पे VLSR SAM का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है। इस पर अभी इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि दरअसल VLSR SAM को स्पेशली लो ऑब्जर्वेबल टारगेट को और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि लो लेवल में इनको आसानी से इंटरसेप्ट कर सकते हैं और इसको क्विकली डिप्लॉय किया जा सकता है, जिस वजह से अभी इसको खास करके इंडियन एयरफोर्स अपनी S-400 साइट्स को, MR-SAM साइट्स को या फिर लॉन्ग रेंज की एयर डिफेंस साइट्स को कवरेज देने के लिए डिप्लॉय किया जाएगा, यानी कि हमारा जो मेन एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है उनको एयर डिफेंस कवरेज देने के लिए VLSR SAM को डिप्लॉय किया जाएगा। जबकि आकाश SAM की बात करें तो इसको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी अलग अलग बेस को सुरक्षा देने के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।